मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के भाग 30 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 31वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। घर वापस आकर बदरी पहलवान ने देखा वैद्य जी दुखी हैं। उनके दुखी होने की पहचान यह थी कि उनका साफा कुछ ढीला हो जाता, मूछें बेतरीब हो जाती और हर तीसरे वाक्य के बाद वे कहने लगते, मैं क्या बताऊं, जो मन में आए करो। बदरी पहलवान के एक मित्र को पड़ोस के जिले में नाजायज तौर से हथियार रखने के जुर्म में सजा हो गई थी। उसके मकान पर एक स्टेन गन, कुछ हैंड ग्रेनेड, एक राइफल और बंदूक पाई गई थी और यह प्रमाणित हो गया था कि वह मित्र इस शास्त्रागार का मालिक है। मित्र ने मुकदमे में कहा था कि न शास्त्रागार उसका है और न वह मकान ही उसका है। मकान अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी का था, पर कोर्ट का दिल सुना जाता है। ये अस्त्र शस्त्र देखते ही दहल गया और उसने मित्र को जैसे ही मौका मिला 2 साल की कैद सुनाकर जेल भेज दिया। बदरी पहलवान की दिलचस्पी अस्त्र शस्त्र में न थी, पर उन्होंने मित्र की मातमपुरसी में जाना आवश्यक समझा। मित्र ने इस समय हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी और खुद जमानत पर था। बदरी को उसने बहुत बार दोहरा कर बताया कि हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इस सब में बहुत रुपया खर्च होगा, जो उसे ही बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं है। बदरी ने इसका यह अर्थ लगाया कि इस मुकदमेबाजी का खर्च अड़ोस पड़ोस की सड़कों पर सूरज डूबने के बाद निकलने वाले राहगीरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चूँकि वे लूटपाट की घटनाओं को हिकारत की निगाह से देखते थे, इसलिए उन्होंने मित्र को आश्वासन दिया कि रुपए की चिंता मत करो, सब कमी भगवान पूरी करेगा। पर मित्र ने मुस्कुराकर कहा कि जो कुछ है वह भगवान का ही दिया हुआ है, और यह कहते हुए उसने छप्पर के फूस में ढुसी हुई एक कपड़े की पोटली निकाल ली। पोटली में बहुत से नोट मुड़े हुए रखे थे। उनमें से 2000 रुपये के नोट मित्र ने बदरी के हाथ में इसरार करके रख दिया और कहा कि इन्हें अपने पास रखे रहो, मेरा क्या है, रमता जोगी बहता पानी, एक पैर यहाँ है एक पैर जेल में। अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई तो जमानत वहीं पर खत्म हो जाएगी। उस समय इसी रुपये से सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजाम करना। भगवान ने इस बीच 2-4 हजार और हिसाब कर दिया तो अभी तुम्हारे पास पहुंचवा दूंगा। मेरे दिन खराब हैं, एक भगवान का और एक तुम लोगों का ही सहारा है। इस तरह भगवान की चर्चा समाप्त करके बदरी पहलवान जब अपने घर वापस आए तो अमानत के ही क्यों न हो, उसकी जेब में 2000 रुपये थे। आकर उन्होंने वैद्य जी को अपने मित्र की विपत्ति सुनाई और बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ेगी और उस हालत में मुझे भी कुछ दौड़ धूप करनी पड़ेगी। वैद्य जी ने गिरी आवाज में जवाब दिया, मैं क्या बताऊं, जो मन में आए करो। बद्री ने चौंक कर उनकी ओर देखा। वे साफा नहीं बांधे थे, पर उनकी मूछें बेतरीब थीं। वे चिंतित हो उठे, समझ गए कि वैद्य जी दुखी हैं। कुरेद कुरेद कर दुख का कारण का अनुसंधान किया गया। मालूम हुआ कि इधर 2-4 दिन से कई लोगों ने बहुत से गलत काम किए हैं। प्रिंसिपल ने शहर में जाकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कॉलेज समिति की वार्षिक रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट अत्यंत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। उसकी भाषा प्रांजल और शैली अलंकारपूर्ण थी। वैद्य जी के सौंदर्य का निरूपण करते हुए उसमें उन्हें इस क्षेत्र का नर केसरी कहा गया था। यह अच्छी तरह प्रमाणित था कि वैद्य जी को सर्वसम्मति से सहर्ष मैनेजर के पद पर फिर चुना गया है। उसमें यह नहीं लिखा था कि कुछ सदस्यों को कॉलेज के बाहर तमंचे के जोर से धमकाया गया
और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस लिखित प्रमाण के बाद भी डिप्टी डायरेक्टर रामाधीन भीकम खेड़वी के इस आरोप की जांच करना चाहते थे कि मैनेजर के पद का चुनाव तमंचे के जोर पर आतंकपूर्ण वातावरण में हुआ। जांच की गुंजाइश न होते हुए भी उन्होंने प्रिंसिपल को नोटिस दिया है कि वे स्वयं जांच करेंगे और उसके लिए एक तारीख निश्चित कर दी है। खन्ना मास्टर ने भी डिप्टी डायरेक्टर को एक लिखित शिकायत दी है और कई आरोपों के बीच यह भी कहा गया है कि यहाँ अध्यापकों को जितना वेतन मिलता है उससे दुगनी रकम पर उनके दस्तखत कराए जाते हैं। ऐसा तो 70% कॉलेजों में हुआ ही करता है और ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर डिप्टी डायरेक्टर ने वादा किया है कि वे इसकी भी जांच करेंगे। सारे संसार में एक अटल नियम है कि रसीद जितने की होती है उतने की ही मानी जाती है, पर इस लिखित प्रमाण के बावजूद वे जांच करने पर तुले हुए हैं। मालवीय मास्टर के दुराचरण के विरुद्ध किसी ने गुमनाम पर्चा छपवाया है। आरोप गलत हो या सही, पर गुमनाम शिकायत करना एक कायरतापूर्ण कार्य है। किसी बालक के साथ व्यभिचार करना भी कायरतापूर्ण कार्य है, और यदि मालवीय ने ऐसा किया तो किसी को खुलकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। पर सुना गया है कि खन्ना मास्टर कॉलेज के कुछ लड़कों की गवाही दिलाकर साबित करने जा रहे हैं कि यह पर्चा बेचारे प्रिंसिपल ने छपवाया है। रूपन कुछ बोलते नहीं, पर सुना गया है कि खन्ना को पर्चे की छपाई का प्रमाण उन्हीं की सहायता से मिला है। कई विद्यार्थियों को भड़काकर शिकायत कराई गई है कि कॉलेज में सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। बेचारे मास्टर मोतीराम के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वे कक्षा में विज्ञान नहीं आटा चक्की का कारोबार सिखाते हैं। इन सब का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर इसकी भी जांच होने वाली है। और तो और रंगनाथ भी अब कभी कभी खन्ना से बात करने लगा है। इधर उसके स्वास्थ्य का विकास तो हुआ है, पर मस्तिष्क दूषित हो गया है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर युधिष्ठिर का बाप बनता है। उसने अपनी एक रिपोर्ट ऊपर भेजी है कि रामस्वरूप सुपरवाइजर ने जो 2000 रुपये से ऊपर का गबन किया था वह वैद्य जी की जानकारी से हुआ है, और उसने वे रुपये वैद्य जी से वसूलने का प्रस्ताव किया था। मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से वैद्य जी ने जो रिपोर्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ भेजी थी उसके लिखित होने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, और अनेक प्रयास करने के बावजूद उसका तबादला नहीं हो पा रहा है। और तो और उन्होंने लिख कर दिया था कि इंस्पेक्टर शराब पीता है, और इस पर भी अभी तक कोऑपरेटिव विभाग में ज्वालामुखी के विस्फोट की बात तो दूर रही, भूकंप तक नहीं आया है। बद्री पहलवान पिता के पास तख्त पर एक पैर रखकर, उस पैर के घुटने पर एक हाथ की कोहनी रखकर और हाथ के ऊपर अपनी टुड्डी रखकर खड़े थे। पूरी बात सुनकर बोले, बस। वैद्य जी ने कहा, तुम इसे बस कहते हो? मेरी सेवाओं का यही पुरस्कार है? बद्री पहलवान ने पुरस्कार वाले हिस्से को अनसुना कर दिया। बोले, ये झगड़े तो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को 10 जूते मार दिए जाएं, ठीक हो जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर न माने और जांच करने आए तो उनका भी किसी से भरत मिलाप करा देंगे। खन्ना मास्टर के लिए हुक्म कर देंगे कि वे और उनकी पार्टी के लोग कल से कॉलेज के अंदर न आए। सबको बराबर गैरहाजिर बनाकर 15 दिन के बाद निकाल कर बाहर कर देंगे। वैद्य जी ने टोक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकेगा? प्रिंसिपल करेगा। त्रिपाठी को पार्सल कैसे निकाला था? उन्होंने 1 महीने गैरहाजिर रखा था कि नहीं? वैद्य जी के चेहरे पर कुछ विश्वास की सी झलक देखते हुए बद्री पहलवान ने कहा, तुम यह सब ऐसे ही छोड़ दो, प्रिंसिपल ठीक कर लेगा। छोटे ने इधर 2-3 पट्टे तैयार किए हैं, कॉलेज के बाहर उन्हीं की ड्यूटी लगा देंगे। खन्ना को कॉलेज के भीतर जाते हुए जूते मारेंगे। रंगनाथ चाहे जितना गिचिर पिचिर करे, उसकी फिक्र क्या, शहर का आदमी है। सुअर सा लेड़, न लिपने के काम आए न जलाने के। तुम उधर देखो ही नहीं, घबरा कर वापस भाग जाएगा। रहे रूपन, उन्हीं को 2-4 लप्पड़ मारने होंगे, सो जब कहोगे मार दूंगा। वैद्य जी बद्री की प्रतिरक्षा योजना सुनकर थोड़ी देर शांत भाव से बैठे रहे, फिर अचानक बोले, रामदयाल तिवारी, उसकी अपील का क्या होगा? हाई कोर्ट में अपील की कोई निश्चित तिथि तय हुई है क्या? बद्री ने अपना पैर तख्त पर और जोर से रोप दिया। बोले, उसकी भी बात कर लेंगे, पहले यहाँ की बातें हो रही हैं तो हो लें।
बताओ, यहाँ पर चिंता की कोई और भी बात बची? वैद्य जी ने सोचते हुए कहा। यहाँ तो ठीक ही हो जाएगा, पर ऊपर की राजनीति गड़बड़ा रही है। तभी क्षुद्र अधिकारियों का साहस बढ़ गया है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला तक नहीं हो रहा है। इसके पीछे बड़ी बड़ी राजनीति है। यही चिंता का विषय है। बद्री पहलवान ने कुछ झुलाकर कहा। राजनीति तो तुम ही जानो। हमने तो एक बात कह दी, इंस्पेक्टर को 10 जूते लग जाएंगे, न एक कम न एक ज़्यादा। कुछ सोचकर उन्होंने एक संशोधन रखा। वह छुट्टी लेकर बाहर निकल जाए तो जूता लगाने की कोई कसम भी नहीं है, छोड़ देंगे। वैद्य जी ने जोर से सांस खींची। उनकी देह ढीली हो गई, हाथ सिर पर पहुंच गया, पर चूंकि इस वक्त वे साफा नहीं बांधे थे, इसलिए उसे कसने के बजाय उनका हाथ उनके अपने मस्तिष्क पर ही आशीर्वाद बरसाने लगा। उन्होंने फिर पूछा, रामदयाल तिवारी का क्या करोगे? बद्री पहलवान उसी तरह बोले, अब यह बात पूरी हो जाने दो। उन्होंने कुर्ते की जेब से कुछ नोट निकाले, वैद्य जी को देते हुए बोले, यह 1300 रुपया है। सुना है सुलह के कुछ रुपए दरोगा जी भी दे गए हैं, उन्हें मिलाकर 2000 पूरे कर डालो। कोऑपरेटिव वाले जोड़ डालें तो पहले ही जमा कर दिया जाएगा। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा। दरोगा जी ने जो दिया था वह थोड़ा तो जोगनाथ को दे दिया गया है, 400-500 बचता है, वह जनता का है। कोऑपरेटिव भी जनता की है। वैद्य जी ने बद्री को नोट वापस कर दिए, बोले, तो रखे रहो, आगे देखा जाएगा। बद्री इसके बाद अपने मित्र की बात करने के लिए नहीं रुके। मकान के अंदर जाने के लिए वे एक बार अपने बाप की ओर घूमे, फिर एक अजब सी आवाज़ में, जो पता नहीं इस बीच में वे कहाँ से सीख आए थे, फुसफुसाकर बोले, बापू गया दिन से भी बात कर लो। बद्री पहलवान कुछ सालों से अपने बाप को बिना किसी संबोधन के ही पुकारते थे। बचपन में उन्हें वह बापू कहते थे, पर जवान होने पर कुश्तीबाजी की शुरुआत होते ही उन्होंने यह बचकानी हरकत छोड़ दी थी। वैद्य जी ने बद्री पहलवान की बात सुनी और न जाने क्यों आंखें मूंद लीं। शिवपालगंज के बच्चे बच्चे को प्राणी शास्त्र का यह नियम याद था कि होशियार कौआ कूड़े पर ही चोंच मारता है। वैद्य जी के साथ भी यही हुआ। इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ने बड़ी कठिनाई पैदा कर दी थी। पहले वाला इंस्पेक्टर जनतांत्रिक पद्धति से काम करता था, यानी जब यूनियन की इमारत पर भंग पीसने का प्रबंध होता तो सील पर लोहे की पहली चोट पड़ते ही वह दूसरे सदस्यों से पहले ही वहां आ जाता और जनता का आदमी बनकर वहां के कार्यक्रमों में भाग लेता था। यह इंस्पेक्टर भंग का शत्रु और वैद्य जी को प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर और वैद्य जी द्वारा ऊपर के अधिकारियों को लिखे गए पत्र के अनुसार शराब का शौकीन था। शराब के साथ ही उसे ईमानदारी की लत पड़ गई थी और यूनियन के सदस्यों के सहयोग करने की जगह वह उनका विरोध करने लगा था। वैद्य जी को पहले विश्वास था कि इंस्पेक्टर का तबादला हो जाएगा, पर उनके पत्र का जब कई दिन तक उत्तर न आया तो उन्हें चिंता हुई। पता लगाने से विदित हुआ कि सारा खेल राजनीति का है और जिस तरह जनसेवकों का स्थानांतरण राजनीति द्वारा हो सकता है, उसी तरह उच्चतर राजनीति द्वारा वह रुक भी सकता है। तब उन्हें मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर के हाथ शराब की बोतल और कलम तक ही नहीं, राजनीति की डोरियों तक भी पहुंच गए हैं। एक दिन वैद्य जी अकेले ही मित्रता की यात्रा पर निकल पड़े। शहर पहुंचकर सवेरे ही उन्होंने दर्जनों बंगलों के चक्कर लगाए। कुछ जगहों को छोड़कर जहां घंटा आध घंटा बाहर बैठना अपमान सूचक स्थिति नहीं माना जाता था, उनका उल्लासपूर्ण स्वागत हुआ और धक्का खाया हुआ आत्मविश्वास उनके भीतर एक बार फिर से फनफनाकर उठ खड़ा हुआ। बहुत से बंगलों पर लोग उनसे वीर पुष्टि की गोलियां पाकर प्रसन्न हो गए। बहुतों को गोलियों के साथ यह सूचना भी देनी पड़ी कि उनका परिचय कुछ दिन पहले एक उच्च कोटि के ज्योतिषी से हो गया है और यदि श्रीमान अपनी जन्म कुंडली दे दें तो उस पर पुनः विचार कराया जाए। कुछ लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गोलियों की प्राप्ति और ज्योतिषी का परिचय मात्र काफ़ी नहीं था। उन्हें बताना पड़ा कि ऋषिकेश के अमुक महात्मा जी अमुक तिथि को यहाँ आने वाले हैं। हाँ, वही महात्मा जी जिनके आशीर्वाद से अमुक पुलिस कप्तान के विरुद्ध सारे आरोप मिथ्या प्रमाणित हुए और यही नहीं, उन्हें तत्काल पदोन्नति भी मिली और उनसे रात्रि 10 बजे के बाद मिलने में अधिक सुविधा होगी
और श्रीमान यदि चाहेंगे तो परिचय कराने के लिए उस दिन मैं भी आ जाऊंगा। उच्च स्तर के कई राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को इस प्रकार परास्त करके अंत में वे उस बंगले पर पहुंचे जहां से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की रक्षा का आदेश निकल रहा था। वहां उन्हें विदित हुआ कि सहकारिता आंदोलन में अब एक नए चिंतन का संचार हुआ है, जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, समाजवाद आदि उच्च वर्गीय सिद्धांतों को एक में लपेटकर भविष्य के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। यह चिंतन कुछ इस प्रकार था: यदि तुम्हारे हाथ में शक्ति है तो उसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को बढ़ाने के लिए न करो, उसके द्वारा कुछ नई और विरोधी शक्तियां पैदा करो और उन्हें इतनी मजबूती दे दो कि वे आपस में एक दूसरे से संघर्ष करती रहें। इस प्रकार तुम्हारी शक्ति सुरक्षित और सर्वोपरि रहेगी। यदि तुम केवल अपनी शक्ति के विकास की चेष्टा करते रहे और दूसरी परस्पर विरोधी शक्तियों की सृष्टि, स्थिति और संहार के नियंत्रक नहीं बने, तो कुछ दिनों बाद कुछ शक्तियां किसी अज्ञात अप्रत्याशित कोण से उभरकर तुम पर हमला करेंगी और तुम्हारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देंगी। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का यह परिणाम निकला कि उस बंगले पर अब सिर्फ अपने गुट के आदमियों की ही नहीं, दूसरे विरोधी गुटों की भी सिफारिशें सुनी जाती थी। और चूंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला रोकने की सिफारिश इस समय एक विरोधी गुट के टोली नायक की ओर से आई थी, और चूंकि उस टोली नायक की शक्ति का उपयोग एक तीसरे विरोधी गुट के टोली नायक को रगड़ने के लिए होना था, इसलिए वैद्य जी चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तबादले के लिए आमरण अनशन ही क्यों न ठान लें, इस समय उसका तबादला होना असंभव था। वैद्य जी को ये बातें किसी ने बताई नहीं। इस तरह के बंगलों पर बहुत सी बातें सिर्फ देखने और सूंघने से मालूम हो जाती हैं, इसलिए वे वहां पहुंचते ही यह सब समझ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर बात उलझती गई। उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन में गबन जैसा कोई गबन हुआ ही नहीं है। हुआ भी हो तो गबन करने वाला लापता है और शासकीय तंत्र के निकम्मेपन के कारण अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उनका इस झगड़े से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई संबंध प्रमाणित हो जाए तो वे जितना कहा जाएगा उतना रुपया यूनियन को दान के रूप में दे देंगे, किंतु इसके पहले इंस्पेक्टर का तबादला होना चाहिए। वे जो कुछ कहा जाएगा करने को तैयार हैं। शर्त यही है कि वैद्य जी को जब बताया गया कि हमें जनता के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहिए, ऐसा न हुआ तो जनता का आचरण बिगड़ जाएगा, पर यह बिगड़ा तो पूरा देश बिगड़ेगा, वर्तमान बिगड़ेगा और भविष्य बिगड़ेगा। राम ने क्या किया था? सीता का त्याग किया था कि नहीं? तभी हम आज तक रामराज की याद करते हैं। त्याग द्वारा भोग करना चाहिए, यही हमारा आदर्श है। तेन तक्तेन भुजिन था कहा भी गया है। आज भी सभी यशस्वी नेता यही करते हैं। भोग करते हैं, फिर उसका त्याग करते हैं, फिर त्याग द्वारा भोग करते हैं। अमुक वित्त मंत्री ने क्या किया? त्याग पत्र दिया कि नहीं? अमुक रेल मंत्री ने भी यही किया और अमुक सूचना मंत्री ने भी यही किया। इस समय देश को, इस राज्य को, इस जिले को, इस कोऑपरेटिव यूनियन को ऐसे ही त्याग की आवश्यकता है। आरोपों की खुली जांच हो। इसके स्थान पर यह अधिक उत्तम है कि वैद्य जी जनता के सामने आदर्श उपस्थित कर दें। आदर्श की इमारत खड़ी करते ही सारे आरोप उसकी नींव के नीचे दब जाएंगे। अतः वैद्य जी को चाहिए कि वे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दें। उनके विरुद्ध जो एक रिपोर्ट आई है उसका यही जवाब है। वे चाहें तो अपना त्यागपत्र किसी स्थिति के विरोध में दें, चाहे किसी सहकर्मी को कमीना बताकर, चाहे किसी सिद्धांत की रक्षा के लिए दें। यदि वे त्यागपत्र दे रहे हों तो उसका कारण ढूंढने की उन्हें पूरी छूट रहेगी, पर त्यागपत्र के साथ अगर मगर न होना चाहिए। होना चाहिए तो केवल त्यागपत्र होना चाहिए, नहीं तो कुछ न होना चाहिए। पर यदि कुछ हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा, जो कदाचित वैद्य जी को अच्छा न लगेगा। अंतिम वाक्य लगता था श्री जैनेन्द्र कुमार के किसी लेख से उड़ाए गए थे, पर वैद्य जी राजनीति के आदमी थे और 20वीं सदी का हिंदी साहित्य जब हिंदी के प्रोफेसर तक बड़े कष्ट से पढ़ते हैं तो वैद्य जी से आशा करना कि उन्होंने श्री जैनेन्द्र कुमार का दार्शनिक साहित्य पढ़ा होगा एक अनुचित बात होगी।
वास्तव में वैद्य जी का हिंदी साहित्य से कोई विशेष संबंध नहीं था। यदि ऐसा होता और यदि उन्होंने श्री जैनेन्द्र कुमार के लेख पढ़े होते तो इस शैली में कही गई बातें सुनकर वे समझ जाते उन्हें केवल शब्द जाल से धमकाया जा रहा है। पर इस स्थिति में केवल यही समझे कि उनके विरुद्ध कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ऊंचे स्तर पर लोगों को पचाने में असुविधा हो रही है। वैद्य जी ने निश्चय कर लिया। कहा, मैं त्यागपत्र दे दूंगा। संभवतः इसे मेरी दुर्बलता समझा जाएगा, फिर भी इस निरर्थक प्रचार के विरोध में आपके सुझाव पर त्यागपत्र दे दूंगा। किंतु प्रदेशीय फेडरेशन के लिए उम्मीदवार चुनने का जब प्रश्न आएगा, उन्हें इत्मीनान दिलाया गया कि वे उसी इत्मीनान से त्यागपत्र दे सकते हैं जिससे सभी महापुरुष अवसर आने पर जनता के आगे आदर्श उपस्थित करने के उद्देश्य से देते हैं। योग्य आदमियों की कमी है, इसलिए योग्य आदमी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वह एक ओर छूटता है तो दूसरी ओर पकड़ा जाता है। आज मित्रता की यात्रा में वैद्य जी वीर पुष्टि की गोली, ज्योतिषियों के विषय में सूचना प्रसारण और बाबाओं के साथ मध्यस्थता, इन तीनों कार्यक्रमों के अलावा एक चौथी बात भी करते चल रहे थे। अतः इस बंगले से बाहर आने के पहले उन्होंने यहाँ भी यह बात छेड़ दी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अंतर्जातीय रूप से करने की सोच रहा हूँ। अभी बात पक्की नहीं हुई है, पर आशा है कि निमंत्रण पत्र शीघ्र ही सेवा में प्रेषित करूँगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय होगी। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से निवेदन करने के लिए उस समय न आ सकूं, अतः अभी से कहे जा रहा हूँ। ऐसे आदर्श विवाहों में आप लोगों का सहयोग एवं आशीर्वाद मिलना अत्यंत आवश्यक है। आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई वे अवश्य उपस्थित होंगे। ग्रामीण वातावरण में उसका विरोध भी हो रहा है, किंतु जो भी कहा जाता उसी को सुनकर उन्हें प्रसन्नता होनी थी, बार बार हुई। कोऑपरेटिव यूनियन का सालाना जलसा बड़ा ही सफल रहा, क्योंकि मिठाई इस साल शहर से मंगाई गई थी। यूनियन की इमारत में झंडियां लगाई गईं और फूलमालाओं के ढेर लग गए। जिस हाकिम ने कुछ दिन पहले कोऑपरेटिव फार्म का उद्घाटन किया था, उसी को इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। पब्लिक में भाषण देने और माला पहनने का खून उसके मुंह में बहुत पहले लग चुका था। इन बातों की गंध पाते ही वह तड़ाकू से पतलून पहनकर और एक व्यापारी की मोटर मांगकर पों पों करता हुआ जलसे में पहुंच गया। यूनियन की सालाना रिपोर्ट बिना पढ़े ही पढ़ी हुई मान ली गई। कारोबार में फायदा हुआ था और मेंबरों को उसका हिस्सा मिलना था। वह उन्हें बिना दिए ही मिल गया। बहुत कुछ तो बिना हुए ही हो गया। अंत में जिस चीज़ का होना जरूरी था वह होने लगी। भाषण शुरू हो गए। भाषण की असलियत दिए जाने में है, लिए जाने में नहीं। इसलिए लोग भाषण देते रहे और लोग आपस में दूसरी समस्याएं सुलझाते रहे। उदाहरण के लिए शहर से आए हुए हाकिम ने कहा कि वैद्य जी कोऑपरेटिव की प्रतिमा है, तो लोग बजाय प्रतिमा का अर्थ पूछने के आपस में यह कहने लगे कि बद्री पहलवान गया दिन की बिटिया से फंस गए हैं। फिर हाकिम ने कहा कि जब तक गांव में इस तरह की प्रतिमाएं नहीं पैदा होती, कोऑपरेटिव आंदोलन का बढ़ना मुश्किल है। इस पर भी लोगों ने न तो कोऑपरेटिव का मतलब जानना चाहा, न आंदोलन का, और सिर्फ इतना कहकर रुक गए कि बात दबाए नहीं दब रही है, इसलिए शादी करने जा रहे हैं। इस सब कानाफूसी के बावजूद किसी ने कोई दुखदाई बात खुलकर नहीं कही, क्योंकि अब भी चक्रवर्ती राज्य अगर कहीं था तो यूनियन में था, और किसी का था तो वैद्य जी का था। फिर भी राम राज्य तक में दुखदाई बात कहने के लिए एक धोबी निकल आया था। यहाँ भी एक आदमी ने खड़े होकर बड़े जोश से कहा कि मैं भाषण दूंगा। उसके पास बैठे हुए लोग उसकी धोती पकड़कर खींचने लगे ताकि वह धोती के लालच में नीचे खींचा चला आए, पर वो आदमी रामाधीन भिकम खिड़वी के गुट का था और हर बात हिदायत के अनुसार करने को तैयार होकर आया था। इसीलिए उसने खींचती हुई धोती की परवाह नहीं की, बल्कि उससे उसका जोश दुगना हो गया और सब भाषणों के ऊपर चढ़कर उसने जोर से भाषण दिया कि मैं भी भाषण दूंगा।
जोर से बोलने का वही नतीजा हुआ जो प्राय होता है। विपक्ष धीरे धीरे बोलने लगा। शहर से आए हुए हाकिम ने कहा, दो, जरूर दो, मना कौन करता है। उसने अपने जोश को कायम रखने के लिए कहा, श्रीमान सभापति जी, भाइयों एवं बहनों भी नहीं कहा। एकदम से उसने उठान भरी, इस रिपोर्ट में क्या नाम है उसका? गबन की बात नहीं कही गई है। यहाँ एक लुच्चा सुपरवाइजर था, उसका नाम है, उसका रामस्वरूप नाम था, गबन कर दिया साले ने। क्या नाम है उसका? शहर के 2 ठेले गेहूं लदवा कर भाग गया, शराब पीता था। क्या नाम है उसका? रंडीबाजी भी करता था। वैद्य जी तक उसके मुंह से मुंह खोस कर क्या नाम है उसका बात करते थे। एक दिन रात को 2 ठेले आए। क्या नाम है? रातों रात लदते रहे, किसी को पता तक नहीं। क्या नाम है उसका? साला बातचीत बड़ी मीठी करता था, मुझे देखते ही दूर से क्या नाम है पायलागी करता था। वैद्य जी की क्या नाम है उसका? कोई बुरा न माने, मैं कहूँ चाहे न कहूँ, सारी दुनिया कहती है। पटरी अच्छी बैठती थी। 2000 रुपये का भब्बक निकाल दिया साले ने। क्या नाम है उसका? जिम 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 जिम। जिम्मेदार कौन होगा? कोऑपरेटिव बड़ी अच्छी प्रतिमा है। क्या नाम है? प्रतिमा लिए लिए घूमो। वैद्य जी से कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ कौन जा रहा है। मिठाई खाए जाओ। क्या नाम है? पानी पीकर घर जाओ। इससे देश का क्या नाम है उद्धार नहीं होगा। इस देश में देश का चलन चाहिए। गबन कैसे हो गया? जांच होनी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए कोई बुरा न माने। होली है, होली है। उस आदमी का जोश बढ़ता जा रहा था और जब उसने होली है का नारा बुलंद किया तो साफ जाहिर हो गया कि वह हाथ उठाकर कोई कविता सुनाने जा रहा है। जोश और कविता का जोड़ अगर शिवपालगंज में कभी हो जाता तो उसके बाद अलाउ दल की लड़ाइयों वाला वातावरण भी बन सकता था। इसलिए लोग हाँ हाँ बंद करो कहकर उसके भाषण को रोकने लगे। पर भाषण बकटूट भागा जा रहा था। लोगों के बहुत पीछा करने पर भी वह रुक नहीं रहा था। तभी वैद्य जी उठकर सामने आए और खड़े हो गए। भाषण उन्हें देखते ही अपनी जगह थोड़ा उछला कूदा, फिर दुम हिलाकर जमीन सूंघने लगा। वैद्य जी खड़े होकर थोड़ी देर मुस्कुराते रहे। साबित हो गया कि गबन से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने ऋषियों की वाणी में कहना शुरू किया, गबन कैसे होता है, इस पर ध्यान देने की बात है। आपके पास 1000 मुद्राएं हैं, आप उसका गबन नहीं कर सकते। वे मुद्राएं आपकी हैं, अतः गबन आप नहीं कर सकते। आप उसका अनुचित व्यय कर सकते हैं, पर गबन नहीं। गबन वही कर सकता है जिसकी अपनी मुद्राएं न हो। सहकारिता में किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती, वह सामूहिक संपत्ति हो जाती है। कई व्यक्तियों की संपत्ति एक स्थान पर एकत्रित की जाती है, उसकी सुरक्षा वह करता है। जिसकी वह संपत्ति नहीं है, संपत्ति उसकी नहीं है, पर वह उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त होता है। यदि वह उसका अनुचित व्यय कर डाले तो गबन हो जाता है। ध्यान दीजिए सज्जनों, अपनी संपत्ति का आप अनुचित व्यय करें तो वह गबन नहीं है, दूसरा करे तो गबन है। सहकारी संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होती, अतः उसका अनुचित व्यय या अनुचित क्षरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही होता है जिसकी वह संपत्ति नहीं है, गबन होता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि सरकारी संपत्ति में अनुचित व्यय नहीं होता, होता है तो सदा गबन ही होता है। सहकारी संपत्ति की यही स्थिति है। इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। न सहकारी संपत्ति के साथ गबन का शब्द जुड़ते देखकर उससे घबराना चाहिए। कहीं कहीं गबन को छिपाया जाता है। दोष को छिपाना न चाहिए, नहीं तो जड़ पकड़ लेता है। हम यही सिद्धांत मानते हैं, जिस सहकारी यूनियन में गबन न निकले उसको संदेह से देखना चाहिए। प्रायः वहाँ गबन आंकड़ों की आड़ में छिपाया जाता है, यहाँ कुछ भी छिपाया नहीं गया। व्यवस्था उत्तम रखी गई। गबन हुआ पर होकर भी नहीं हुआ, क्योंकि परिणाम उत्तम रहा। वर्ष के अंत में यूनियन को हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। लाभ चाहे 1 पैसे का हो, चाहे 1 करोड़ मुद्राओं का, लाभ लाभ है और हानि हानि है। यहाँ हानि का प्रसंग नहीं उठता, प्रसंग तो लाभ का है। ऐसी स्थिति में गबन का प्रकरण निरर्थक था। उसका यहाँ प्रश्न उठाना यूनियन का अपमान करना है, यह सहकारिता का अपमान है। परंतु मेरे विरुद्ध
व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए हैं। आक्षेप करना अनुचित है। व्यक्तिगत आक्षेप और भी अनुचित है। इस वातावरण में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। शिष्ट व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं इस तरह के आक्षेपों का विरोध करता हूँ, पर ध्यान रहे, विरोध आक्षेपों से है, आक्षेप करने वालों से नहीं। आक्षेप करने वाले श्री रामचरण हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, उनके लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, पर मैं उनके आक्षेपों का विरोध करता हूँ, बलपूर्वक विरोध करता हूँ, और विरोध के रूप में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से मैं त्यागपत्र देता हूँ, कहकर वैद्य जी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ गए। इसके बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। बड़ी काएँ काएँ मची, जैसे कोई मेंबर विधानसभा में घसीट कर निकाला जा रहा हो। फिर काएँ काएँ कम पड़ने लगी और शहर वाले हाकिम की गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ी, वैद्य जी अपने फैसले पर अटल हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। वैसे भी आज अगले वर्ष के लिए चुनाव होना है। इस्तीफे का मतलब यह है कि वैद्य जी आगे के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहते। वैद्य जी ने बैठे ही बैठे कहा, मैं सदस्य भी नहीं रहना चाहता, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब नवयुवकों को आगे आना चाहिए, उन्हीं को यह आंदोलन चलाना चाहिए। शहरी हाकिम ने समझाया, मेरा ख्याल है आप इतना हाथ न खींचें, नहीं तो यह यूनियन बैठ जाएगी। आप नवयुवकों की बात करते हैं, इस जमाने में वे हैं कहाँ? पर वैद्य जी नहीं माने। वे इस पर अड़े रहे कि नवयुवकों को इस जमाने में भी होना चाहिए और उन्हीं को आंदोलन चलाना चाहिए। अंत में शहर वाले हाकिम ने कहा, तो नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाए। यह कहकर दूसरों को बोलने का मौका दिए बिना वह खुद बोलने लगा। बात उसने परंपरा से शुरू की। उसने कहा, भाइयों, इस यूनियन की यह परंपरा रही है कि यहाँ सभी चुनाव एक मत से होते आए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज भी उस परंपरा के मुताबिक काम किया जाएगा। आप लोग कोई नाम? अचानक छोटे पहलवान अपनी लुंगी के साथ खड़े हो गए, टोक कर बोले, चुनाव फुनाव में क्या रखा है साहब? बेंट के बराबर तो यह यूनियन है, उसमें भी तुम चुनाव लड़वाने जा रहे हो? इसके बाद उन्होंने भुनभुना कर एक कहावत सुनाई, जिससे आसपास बैठे हुए बहुत से लोग हंसने लगे। हाकिम ने समझा कि छोटे पहलवान ने उसके खिलाफ कोई अश्लील बात कही है। उसने घबरा कर कहा, पहलवान जी, आप गलत समझे। छोटे पहलवान ने अकड़कर उसकी बात काटी, हम तो गलत समझेंगे ही, तुम पतलून पहने हो साहब, सही बात तो तुम ही समझोगे। हाकिम ने खुशामद सी करते हुए कहा, जरा समझ तो लीजिए पहलवान जी, मैं तो चुनाव के खिलाफ बोल रहा था कि यहाँ चुनाव लड़ने की परंपरा नहीं है। यहाँ हर फैसला एक राय में होता है। चुनाव। छोटे पहलवान ने अपना सीना फुला लिया, ललकार कर बोले, तुम फिर वहीं चुनाव चुनाव लगाए हो साहब, चुनाव ही की बात घेप रहे हो। हमने कह दिया कि चुनाव फुनाव नहीं होगा, उसकी ज़रूरत नहीं। वैद्य जी नहीं रहना चाहते तो न रहें, जहाँ मुर्गा न होगा तो क्या वहाँ भोर भी न होगा। शाम के 4 बज रहे होंगे। हवा धूल उड़ाती हुई जोर से बह रही थी। छोटे पहलवान धूल से बचने के लिए आंखें मिलमिलाते हुए अपनी जगह पर हिल डुल रहे थे और जोश में आकर चीखने लगे थे। जोश और चीख का कोई कारण सामने नहीं था, पर उनका जोश बढ़ता ही जा रहा था और आवाज़ ऊंची होती ही जा रही थी। उसी अनुपात से जनता भी उत्साहित होती जा रही थी। हाकिम की घबराहट बढ़ रही थी। छोटे ने, जो अब किसी काल्पनिक पलटन को लड़ाई के मैदान में दौड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, आखिर में कहा, वैद्य जी हट गए हैं, कोई फिक्र नहीं, उनकी जगह स्टाफ से दूसरा आदमी बैठ जाता है। कैसा चुनाव हो? चले बड़े चुनाव वाले, यह त्रिड़ीबाजी शहर में ही चलती है, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो जिसे चाहो उसी को वैद्य जी की जगह बैठा दिया जाएगा। उठो बद्री उस्ताद, न हो तो तुम ही बैठ जाओ। उठो उठो उस्ताद, लो लपक से। शोरगुल के बीच बड़े जोर का नारा लगा, बोलो भारत माता की जय। फिर वही पुराना क्रम, बोलो महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वैद महाराज की, बद्री पहलवान की, इदरीस साहब की। इदरीस साहब यानी शहर से आए हुए हाकिम के दिमाग में सन्नाटा छा गया। आंखें चकाचौंध हो गई। जब उन्हें होश आया, उन्होंने देखा वैद्य जी कहीं चले गए हैं। उनके विरोधी रामचरण को
कोई फाटक के बाहर हाथ पकड़कर खींचे लिए जा रहा है। बद्री पहलवान माला पहने हुए मंच पर उनकी बगल में बैठे हैं। उनके चेहरे पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की आभा फैली हुई है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।